नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिस क्लास को हम लोग प्रत्येक दिन यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन हम अपनी ये बाल विकास की क्लास करते हैं। बाल विकास की क्लास सारी साथियों ये बिल्कुल अच्छे से थ्योरी से विस्तार के साथ जितना डीपली हो सकता है उतना डीपली आप लोगों को ये क्लास प्रत्येक दिन आप लोगों को दी जाती है। ठीक साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट और सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन आप लोगों को सुबह 10 बजे के आसपास ये बाल विकास की क्लास दी जाती है और दूसरी क्लास साथियों 2 से 3 बजे के आसपास आप लोगों को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हिंदी की क्लास दी जाती है, जिसका इन दोनों का सिलेबस अगर हम बात करें तो 95% के आसपास ये सिलेबस समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को दी जाती है रात में 7 से 8 बजे के आसपास, जो कि हिस्ट्री की 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास होती है, जिसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ साथियों हिस्ट्री की क्लास को करने का काम करते हैं। और साथियों हिस्ट्री या ज्योग्राफी की अगर बात करें तो अगर हम सी टेट के सिलेबस को लेकर सी टेट के एग्ज़ाम को लेकर हम बात करें, जो 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, तो साथियों उसे लेकर ऐसा थोड़ा सा क्लास हमारी पीछे चल रही है हिस्ट्री ज्योग्राफी की। लेकिन अन्य चीज़ों की अगर बात करें तो 95% के आसपास सिलेबस हम लोगों का बाल विकास और हिंदी का समाप्त हो चुका है। डेली साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे विस्तार के साथ तीनों के सिलेबस को कंबाइंड रूप से एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को ये क्लासें दी जाती हैं। अब आइए साथियों हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो हम आपको बताएं कि जो हम बाल विकास की क्लास करते हैं, ये प्रत्येक दिन बाल विकास की क्लास में हम लोग 11वां चैप्टर अपना शुरू कर दिए हैं। 11वां चैप्टर शुरू कर दिया है साथियों, जिसका नाम है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, ये साथियों हम लोगों के चैप्टर का नाम है, जिसे हम लोग कल की क्लास में ही शुरू कर दिए हैं अच्छे से विस्तार के साथ। तो साथियों कल की क्लास में हम लोगों ने उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इस टॉपिक को हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोगों ने यह जाना कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी है। तीसरे टॉपिक को हम लोगों ने जाना कि उपलब्धि परीक्षणों का महत्व क्या क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग साथियों कल की क्लास में ही जाने थे कि उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्या जाने थे, उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसे भी हम लोग कल की क्लास में जाने थे। तो साथियों उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बताया था। कौन कौन से 2 प्रकार मैं आप लोगों को बताया था। पहला प्रकार बताया था मैं प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। प्रमापीकृत या तो साथियों मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण ये साथियों पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार मैं आप लोगों को बताया था उपलब्धि परीक्षण का अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, ये साथियों उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार बताए गए। ठीक, तो साथियों इसी को हम लोग बात करेंगे इसी में आगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो हम पहले इसे हटा देते हैं, अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण को अभी हम हटा देते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मानकीकृत या प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। इसे हम लोग हेडिंग टाइप का बना लेंगे। ठीक साथियों, अगर हम प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण के अर्थ की बात करें तो अध्यापक निर्मित परीक्षण के साथियों सबसे पहले आपको बताएं तो वह होते हैं जिन्हें एक अध्यापक कक्षागत परिस्थितियों में शैक्षिक उपलब्धि की जांच हेतु तैयार करता है। अगर हम साथियों बात करें अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, अध्यापक निर्मित परीक्षण क्या होता है साथियों, अगर हम बात करें तो यह साथियों अध्यापक
यह वह परीक्षण होता है कि जो कि अध्यापक कक्षागत परिस्थितियाँ, मतलब कक्षा की क्या परिस्थिति है, कक्षागत परिस्थितियों का अर्थात कक्षा की क्या परिस्थिति है, साथ ही साथ उन परिस्थितियों के हिसाब से शैक्षिक उपलब्धि की जांच के लिए तैयार करना ही क्या कहलाता है, अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। साथियों, इन साधारण स्तर के परीक्षणों के माध्यम से अध्यापक कक्षा स्तर पर या उन विद्यालय स्तर पर विभिन्न छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी उपलब्धि की जांच कर सकता है। क्या करता है साथियों, साधारणतः अगर हम बात करें तो इन साथियों इस स्तर के जो परीक्षण होते हैं, इन परीक्षणों के माध्यम से अध्यापक जो होता है वो कक्षा स्तर पर उस विद्यालय स्तर पर विभिन्न छात्रों का क्या करता है, कक्षा स्तर पर और उसी विद्यालय स्तर पर क्या करता है साथियों, उसी विद्यालय स्तर पर साथियों क्या करता है, विभिन्न छात्रों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, साथ ही साथ उनकी उपलब्धि की भी जांच करता है। लेकिन अगर बात करें तो ये साथियों परीक्षण जो होते हैं ये मानकीकृत नहीं कहलाते। ये सभी परीक्षण जो होते हैं ये मानकीकृत परीक्षण नहीं कहलाते हैं। कारण क्या है साथियों कि मानकीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानक या व्यापकता आदि अनेक गुणों का निहित होना आवश्यक होता है। मानकीकृत परीक्षण में क्या क्या साथियों निहित होता है, मानकीकृत परीक्षण में अगर हम बात करें तो इस परीक्षण में विश्वसनीयता और हम बात करें साथियों वैधता, वस्तुनिष्ठता, मानकता साथियों तथा अगर हम बात करें तो व्यापकता आदि अनेक गुणों का निहित होना चाहिए। व्यापकता आदि अनेक गुणों को निहित होना चाहिए, या तो सिर्फ लिख लेते हैं कि अनेक गुण जो होते हैं निहित होने चाहिए। आपसे एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में निम्न में से कौन सी चीज़ें निहित होनी चाहिए, तो कौन कौन सी, विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, मानकता होना चाहिए, साथ ही साथ व्यापकता भी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में निहित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार के साथियों जो परीक्षण होते हैं, मानकीकृत परीक्षणों के जैसे जो परीक्षण होते हैं, इन परीक्षणों का निर्माण साथियों मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, इस परीक्षण का निर्माण साथियों कैसे लोगों के साथ, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, जो महान शिक्षाविद होते हैं साथियों, शिक्षाविदों तथा शोधकर्ताओं के माध्यम से साथियों, शोधकर्ताओं के द्वारा इन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, शोधकर्ताओं के द्वारा किया जाता है। शोधकर्ताओं के द्वारा साथियों इन बुद्धि परीक्षणों का निर्माण मनोवैज्ञानिकों के, शिक्षाविदों के तथा शोधकर्ताओं के द्वारा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है। यदि कोई साथियों परीक्षा एक विशाल समूह पर प्रशासित की जाए, यदि कोई परीक्षा साथियों एक विशाल समूह पर क्या किया जाए, प्रशासित किया जाए और उसकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उन परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिका होती है साथियों, उन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात जो प्राप्त अंक होते हैं उन अंकों का औसत मान निकाल लिया जाए,
तो यह औसत या माध्यांक मान उस विशेष समूह के लिए माप क्या कहलाएगा, यह विशेष समूह के लिए माप कहलाता है। विशेष ढंग से साथियों चयनित या प्रमापीकृत समूह जो होते हैं वो कहलाते हैं। विशेष ढंग से जो चयनित होते हैं यह प्रमापीकृत समूह कहलाते हैं। और यह परीक्षण जिसका मापन निर्धारण किया जा चुका है प्रमापीकृत या मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। इस संबंध में साथियों एक बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण को लेकर साथियों एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है क्रोनबेक। क्रोनबेक जी साथियों इस संबंध में क्या कहते हैं? क्रोनबेक जी प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण को लेकर क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों कि किसी मानकीकृत परीक्षण की में प्रक्रिया किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांक, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं। फलांक, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं। ये सभी चीज़ क्या होते हैं साथियों? निश्चित होते हैं। किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांक और मूल्यांकन ये सभी क्या होते हैं? ये सभी निश्चित होते हैं जिससे इसका उपयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। निश्चित होने का मतलब क्या होता है साथियों? निश्चित होने का अर्थ होता है कि जिससे साथियों इसका उपयोग विभिन्न अवसरों पर विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। जिससे इसका उपयोग साथियों विभिन्न अवसरों पे क्या हो? विभिन्न अवसरों पे इसका उपयोग किया जा सके। साथियों इसमें मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थी का संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है। क्या होता है? इसमें मानकों की सारणी इसमें क्या क्या होता है साथियों? मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का संभावित प्राप्तांक क्या होता है साथियों? ज्ञात रहता है। बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों कि जिनका नाम है क्रोनबेक। क्या नाम है? क्रोनबेक। ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण या प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण को लेकर ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं साथियों किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया, फलांक, मूल्यांकन आदि सभी निश्चित होते हैं। ये सभी चीज़ें क्या होते हैं? निश्चित होते हैं जिससे इसका उपयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। इसमें मानकों सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का क्या होता है? संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है। संभावित प्राप्तांक साथियों इन सभी का ज्ञात रहता है। ये बात साथियों क्रोनबेक जी कहते हैं। अगली बात करें साथियों तो एक और विद्वान है जिनका नाम है पिंटर। एक और विद्वान है साथियों जिनका नाम है पिंटर। ये क्या कहते हैं इसे हम लोग जानेंगे।
पिंटर जी कह रहे हैं साथियों कि परीक्षण जो होता है वो प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, परीक्षण प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा, परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा क्या होता है साथियों, निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्षों के विवेचन करने के लिए, निष्कर्षों के विवेचन करने के लिए उपयुक्त मानकों को निर्धारित किया जाता है, उपयुक्त मानकों को निर्धारित किया जाता है। उपयुक्त मानकों को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। साथियों, प्रमापीकृत या तो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के संबंध में बहुत बड़े विद्वान हैं साथियों पिंटर जी। ये भी क्या कहते हैं हम लोग जानेंगे। आपसे एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न कथन कौन से विद्वान का है, प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के संबंध में निम्न कथन कौन से विद्वान का है। तो आपको क्रोनबेक जी का भी कथन याद रखना है, साथ ही साथ पिंटर जी का भी कथन आपको याद रखना है कि कौन से विद्वान क्या अपना मत देते हैं। तो साथियों क्रोनबेक जी का मैं आपको बता दिया कथन। दूसरी बात आगे मैंने बताया कि पिंटर जी क्या कहते हैं, तो मैंने लिखा कि परीक्षण प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए, परीक्षण प्रमापीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षण देने के लिए निश्चित विधियों द्वारा निष्कर्षों के विवेचन, निश्चित विधियों के द्वारा निष्कर्षों के जो विवेचन होते हैं साथियों, उनके विवेचन करने के लिए उपयुक्त मानकों को भी निर्धारित किया जाता है कि हमें कौन से मानक के आधार पर इसकी विवेचना करनी है। ठीक, इनका साथियों क्या होता है, इनका मानक निश्चित किया जाता है। अब आगे हम जानेंगे साथियों कि प्रमापीकृत परीक्षणों के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षणों के गुण कौन से होते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा हर हाल में, ये अत्यंत आवश्यक है। आपसे एग्जामिनर जब पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि निम्न कथन कौन से विद्वान का है। तो इसे आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिए, साथ ही साथ रिवीजन भी करिएगा। क्या करिएगा, रिवीजन भी करना आवश्यक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा आपके लिए। रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट की मैं बात करूं अगर, तो रिवीजन अत्यंत आवश्यक है। आगे हम लिखेंगे साथियों कि प्रमापीकृत परीक्षणों के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षणों के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षणों के गुण कौन कौन से होते हैं, हम उसे जानेंगे। पहला गुण होता है साथियों, विभिन्न स्तरों पर छात्रों की योग्यताओं, विभिन्न स्तरों पर छात्रों की योग्यताओं, विभिन्न स्तरों पर छात्रों की योग्यताओं व व्यक्तित्व संबंधी कुशलताओं का, व्यक्तित्व संबंधी कुशलताओं का व्यक्तित्व संबंधी कुशलताओं का क्या करना होता है साथियों, तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक,
कुशलताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। तुलनात्मक अध्ययन करने में क्या होता है? प्रमापीकृत परीक्षण का गुण क्या होता है साथियों? प्रमापीकृत परीक्षण जो होता है यह विभिन्न स्तरों पर छात्रों की क्या योग्यता है तथा व्यक्तित्व के संबंध में कितना छात्र कुशल है, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन करने में प्रमापीकृत परीक्षण जो होता है वो सहायक होता है। अगला गुण इसका होता है साथियों कि विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में भी सहायक होता है। विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सहायक। विद्यार्थियों का वर्गीकरण भी करने में सहायक होता है। अगला गुण इसका होता है साथियों कि इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों में क्या होता है साथियों? विश्वसनीयता होती है। अगली बात करें साथियों इसी में, तो इन्हें कहीं भी और किसी भी समय प्रशासित किया जा सकता है। इन्हें कहीं भी और किसी भी समय प्रशासित, इसे कहीं भी और किसी भी समय प्रशासित किया जा सकता है। ठीक, ये गुण होता है। और अगला गुण इसका होता है साथियों, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। बुद्धि परीक्षण के संबंध में अगला गुण हम बात करें तो इसका होता है, प्रमापीकृत परीक्षण में अगला गुण इसका होता है योग्य और अयोग्य विद्यार्थियों में भेद करने में सहायक होते हैं। ये योग्य और अयोग्य विद्यार्थियों में विभेद करने में सहायक होते हैं। और क्या होते हैं साथियों? अर्थात इनमें विभेदकारी क्षमता विद्यमान होती है। इनमें विभेदकारी क्षमता विद्यमान रहती है। क्या कहा गया साथियों? ये 4 गुण बताए गए। सबसे पहले तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा साथियों आपसे कि प्रमापीकृत परीक्षण के कितने गुण होते हैं। प्रमापीकृत परीक्षण के कितने गुण होते हैं सबसे पहले आपसे ये एग्जामिनर पूछ लेगा। उसके बाद एग्जामिनर थोड़ा सा गट्टअप क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा कि प्रमापीकृत परीक्षण में छात्रों में साथियों छात्रों की किस चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। प्रमापीकृत परीक्षण छात्रों में निम्न में से किस चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है, तो उसकी योग्यता, व्यक्तित्व संबंधी कुशलता जो होती है साथियों, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। या तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से प्रमापीकृत परीक्षण के कौन से गुण हैं या कौन से गुण नहीं है, इस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हैं। आगे हम जानेंगे साथियों कि प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है। क्या जानेंगे कि प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता कौन कौन सी होती है। इसे आप लोग नोट करिएगा, हर हाल में सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैं लिखने में समय वेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी
आगे बढ़ते हुए चल देता। ठीक, तो सभी चीज़ें आप नोट करिएगा। आगे दिया गया साथियों कि प्रमापीकृत परीक्षणों की विशेषता। प्रमापीकृत परीक्षणों की विशेषता कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अभी तक हम लोगों ने गुण पढ़ा, अब हम लोग विशेषता जानेंगे कि प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता कौन सी होती है। तो साथियों इस संबंध में एडम्स और टारगर्सन के अनुसार साथियों प्रमापीकृत मापन की कुल 6 विशेषताएं बताई गई। यह साथियों इसकी कुल विशेषता कौन बताया? एडम्स और टारगर्सन के अनुसार प्रमापीकृत मापन की कुल 6 विधियां बताई गई। कुल 6 विधियां बताई गई। किसके किसके अनुसार साथियों? एडम्स और टारगर्सन के अनुसार प्रमापीकृत मापन की कुल कितनी? 6 विधियां बताई गई। कौन कौन सी विधि है साथियों? पहली विधि बताई गई कि प्रतिनिधि पाठ्यक्रम का मापन किया जाता है। प्रतिनिधि पाठ्यक्रम का मापन किया जाता है इसी में। दूसरी विधि बताई गई साथियों कि परीक्षा देने के विषय में विशिष्ट सूचनाएं। परीक्षा देने के विषय में विशिष्ट सूचनाएं दी गई। विशिष्ट सूचनाएं कौन कौन सी विशिष्ट सूचनाएं दी जाती हैं साथियों? विशिष्ट शब्दों में और समय सीमा की बात कही जाती है। कुछ विशिष्ट शब्द बताए जाते हैं कि इतने शब्दों में आपको उत्तर देना है, तो विशिष्ट शब्दों में। और साथ ही साथ क्या दिया गया साथियों कि कितने समय सीमा में आपको उत्तर देना है, अर्थात समय सीमा की भी क्या होती है साथियों? यह भी एक विशेषता होती है। अगली विशेषता इस संबंध में बताई गई साथियों कि जांचने के लिए भी विशिष्ट सूचना दी जाती है। तीसरा दिया गया कि जांचने के लिए भी विशिष्ट सूचना दी जाती है। ठीक, कौन कौन सी? कि जांचने की कुंजी क्या होगी? जांचने की कुंजी। और दूसरी साथियों विशेषता बताई गई क्या कि कुछ न्यायादर्श दिए होते हैं साथियों, उसी के हिसाब से क्या होता है आपको सूचनाएं देनी पड़ेंगी। कुछ न्यायादर्श के माध्यम से और जांच कुंजी के माध्यम से क्या होता है साथियों? प्रमापीकृत मापन की विशेषता होती है। और अगली साथियों विशेषता बताई गई, 3 हो गया। चौथा बताया गया साथियों कि परीक्षण की परिस्थितियां भी स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षण की परिस्थितियां यहाँ मैं लिख देता हूँ। परीक्षण की परिस्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब किस तरीके से स्पष्ट? आयु वर्ग, कक्षा और स्थान। आयु वर्ग, दूसरी चीज स्पष्ट करना पड़ेगा कि कक्षा, और तीसरा स्पष्ट करना पड़ेगा स्थान। इन तीनों चीज़ों को क्या करना पड़ता है साथियों? परीक्षण की परिस्थितियों को स्पष्ट करना पड़ता है कि आयु क्या है उसकी, कौन सी कक्षा में है और उसका स्थान क्या है। चौथा हो गया साथियों। पांचवा साथियों क्या होता है कि प्रमापीकृत परीक्षण की विशेषता क्या होती है? पांचवें, मानक का भी निर्धारण किया जाता है। यहाँ लिख देता हूँ, मानक का भी निर्धारण किया जाता है, यह भी विशेषता होती है। और छठवीं और अंतिम विशेषता होती है
कि परीक्षण के महत्व को बताने वाले तथ्य कौन कौन से होते हैं। परीक्षण के महत्व को बताने वाले तथ्य कौन कौन से होते हैं। परीक्षण के महत्व को बताने वाले तथ्य कौन कौन से, ये साथियों प्रमापीकृत परिस्थितियों को एडम्स और टारगेल्सन ने 6 विधियों को बताया। प्रमापीकृत साथियों परीक्षण की विशेषता के संबंध में एडम्स और टारगेल्सन ने प्रमापीकृत मापन की कुल 6 विधियां बताई। कौन कौन सी? पहली विधि बताई प्रतिनिधि पाठ्यक्रम का मापन करना। दूसरी विधि इन्होंने बताया कि परीक्षा देने के विषय में कुछ विशिष्ट सूचनाएं देनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? विशिष्ट शब्दों को कि कितने शब्दों में आपको आंसर देना है और कितने समय सीमा में आपको आंसर देना है, ये 2 चीज़ें इसमें भी दी गई। तीसरी चीज़ दिया गया कि जब आप प्रमापीकृत मापन करें या जांचें तो उस समय आपको जांचने की कुंजी भी उपलब्ध होनी चाहिए तथा कुछ न्यायादर्श के माध्यम से भी उसका मापन किया जाना चाहिए। चौथा चीज़ बताया गया साथियों कि परीक्षण की परिस्थितियां भी स्पष्ट होनी चाहिए। कौन कौन सी परिस्थिति? कि बालक जो है उसकी आयु क्या है, बालक की आयु क्या है, साथ ही साथ कौन सी कक्षा में है तथा उसका स्थान क्या है, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा। 5वीं विशेषता बताई गई कि मानक को भी निर्धारित किया जाना चाहिए कि कितना मानक है आपको और कितना मतलब दे सकते हैं नंबर, कितना नहीं दे सकते, इस हिसाब से। और 6वां साथियों इसकी विशेषता बताई गई कि परीक्षण के महत्व को बताने वाले तथ्य कौन कौन से हैं। परीक्षण के महत्व को बताने वाले तथ्य कौन कौन से हैं, ये भी विशेषता आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, अब आगे इसे सभी चीज़ों को आप लोग इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा। आगे साथियों हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के कौन कौन से पद होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के, इसे हम मिटा रहे हैं, आप लोग उसे नोट करिएगा। इसी चैप्टर में अगला टॉपिक हम लोगों का होगा परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के पद। परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के पद। प्रमापीकरण प्रक्रिया के पद कौन कौन से होंगे? परीक्षण के प्रमापीकरण प्रक्रिया के पद कौन कौन से होंगे, तो हम इनके पद को जानेंगे साथियों। पहला पद होता है कि परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये भी इसका महत्वपूर्ण पद होता है। अगला पद बताया गया कि उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों का विश्लेषण करना। उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों का उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों का विश्लेषण करना। उद्देश्यों का विश्लेषण करना। तीसरा साथियों इसका पद बताया गया, तीसरा पद क्या बताया गया कि प्रश्नों का निर्माण करना। प्रश्नों का निर्माण करना। चौथा पद बताया गया आपको परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। अगला साथियों बताया गया कि प्रश्नों का चयन करना, यह भी क्या होता है, एक पद होता है। प्रश्नों का
चयन करना। छठवां पद बताया गया इसका समानांतर परीक्षा प्रारूप तैयार करना। छठवां बताया गया साथियों कि प्रश्नों की वैधता निश्चित करना, कि कितने प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्नों की वैधता निश्चित करना। प्रश्नों की वैधता निश्चित करना। सातवां बताया गया साथियों कि समानांतर परीक्षा प्रारूप तैयार करना। समानांतर परीक्षा प्रारूप तैयार करना। समानांतर परीक्षा प्रारूप तैयार करना। आठवां बताया गया मानक निर्धारण, मानक का निर्धारण करना। यह भी एक क्या है, यह भी एक पद है। और साथियों नौवां बताया गया कि परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। यहाँ लिख दे रहा हूँ, 9वें नंबर पे बताया गया कि परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करना। अंतिम प्रारूप तैयार करना। और 10वें नंबर पे साथियों बताया गया, 10वें नंबर पे इसका पद बताया गया कि परीक्षण सामग्री की छपाई किस प्रकार से होनी चाहिए। परीक्षण सामग्री की परीक्षण सामग्री की छपाई। ये सभी साथियों ये टोटल 10 प्रमापीकृत प्रक्रिया के क्या हैं, पद हैं। प्रमापीकृत प्रक्रिया के साथियों ये टोटल 10 पद हैं। कौन कौन से? पहला पद है कि परीक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण रखना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए कि परीक्षण का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। और अगला साथियों पद बताया गया कि उपयुक्त पाठ्यक्रम तथा उद्देश्यों का विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा बताया गया कि प्रश्नों का निर्माण करना। चौथा परीक्षण का प्रारंभिक प्रारूप तैयार करना। पांचवा प्रश्नों का चयन करना। छठवां प्रश्नों की वैधता निश्चित करना। सातवां समानांतर परीक्षा प्रारूप तैयार करना। आठवां मानक का निर्धारण करना। नौवां परीक्षण का अंतिम रूप तैयार करना। 10वां परीक्षण सामग्री की छपाई करना। ये सभी क्या है, परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के क्या हैं, परीक्षण की प्रमापीकरण प्रक्रिया के क्या हैं, ये सभी पद माने गए हैं। क्या है साथियों, ये सभी पद माने गए हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा, सभी इन्हें साथियों ये सभी क्या हैं, पद माने गए। ठीक, इसे आप लोग नोट करिएगा। अब आगे हम बात करेंगे कि प्रमापीकृत परीक्षण की सीमा कौन कौन सी होनी चाहिए। प्रमापीकृत परीक्षण की सीमा कौन कौन सी होनी चाहिए साथियों, इसे हम लोग जानेंगे। इसे आप लोग नोट करिएगा। प्रमापीकृत परीक्षण की सीमा। प्रमापीकृत परीक्षण की सीमाएं। इसकी सीमा की हम बात करें साथियों तो इसकी 3 सीमाएं बताई गई। इसकी साथियों कितनी, टोटल 3 सीमाएं बताई गई। प्रमापीकृत परीक्षण की टोटल कितनी, 3 सीमाएं बताई गई। कौन कौन सी? पहली सीमा साथियों इस संबंध में बताई गई कि शैक्षिक मापन के अनेक क्षेत्रों में प्रमापीकृत परीक्षण तैयार करना सरल नहीं होता। सबसे पहले यह कहा गया कि शैक्षिक मापन में अनेक क्षेत्रों में प्रमापीकृत परीक्षण तैयार करना सरल नहीं होता। इसके लिए अत्यधिक परीक्षण और अनुभव, इसके लिए अत्यधिक प्रशिक्षित व अनुभवी
निर्माताओं की आवश्यकता होती है। यह किसी साधारण शिक्षक के वश की बात नहीं है। जैसे प्रमापीकृत बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि बुद्धि परीक्षण तथा सृजनात्मक परीक्षण आदि, ये सभी परीक्षणों का अनुभव होना चाहिए। प्रमापीकृत परीक्षण की सीमा के अंतर्गत बताया गया साथियों कि यह ऐसे शिक्षक के द्वारा साथियों मापन किया जाना चाहिए जो अत्यधिक क्या हो, प्रशिक्षित व अनुभवी। यह इसके लिए अत्यधिक प्रशिक्षित, इसके लिए अत्यधिक प्रशिक्षित, साथ ही साथ अनुभवी परीक्षण निर्माताओं, अनुभवी परीक्षण निर्माताओं की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है साथियों? अत्यधिक प्रशिक्षित तथा अनुभवी प्रशिक्षण निर्माताओं की इसके लिए आवश्यकता होती है। अगली सीमा बताई गई साथियों कि इन परीक्षणों में प्रायः समानांतर प्रारूप परीक्षण का अभाव होता है। इन परीक्षण में सामान्यतः किसका अभाव? प्रारूप परीक्षण का अभाव होता है। और साथियों अगली सीमा बताई गई तीसरा और अंतिम कि यह परीक्षण जो होते हैं उन प्राप्त उद्देश्यों का मानक नहीं करते जिनका मापन एक शिक्षक करना चाहिए। मतलब कहा गया कि यह परीक्षण जो होते हैं ये प्राप्त उन उद्देश्यों का मापन नहीं करते जिनका मापन एक शिक्षक के द्वारा करना चाहिए। ये साथियों क्या बताई गई? 3 सीमाएं इसकी बताई गई। आगे हम जानेंगे साथियों कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, साथ ही साथ कौन कौन से वैज्ञानिकों ने प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के संबंध में क्या कहा ये जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि प्रमापीकृत परीक्षणों का गुण कौन कौन सा होता है, प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षणों का गुण कौन कौन सा होता है। उसके बाद जाने कि इसकी सीमा क्या होती है, इसके पद कौन कौन से होते हैं, साथ ही साथ इसकी विशेषता क्या क्या होती है, ये हम लोगों ने जाना। अब आगे हम जानेंगे कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है ये समझिए आप लोग। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण वो होता है साथियों कि जिसका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय वस्तु का मूल्यांकन करने हेतु करता है। कहा गया साथियों अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कि इसका निर्माण साथियों कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाई गई जो विषय वस्तु है कि अध्यापक अपनी कक्षा में क्या पढ़ाया है, उन विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छात्रों ने कक्षा में कितना सीखा तथा वे कितना सफल हुए। छात्रों ने हमारे द्वारा अर्थात शिक्षक के द्वारा पढ़ाते समय पढ़ाए जाने की विषय वस्तु के बाद साथियों छात्रों ने कितना सीखा और कितने छात्र सफल हुए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। साथियों इसमें छात्रों की भी अपनी स्थिति का ज्ञान होना चाहिए तथा वे सीखने के लिए अभिप्रेरित होनी चाहिए। जो अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण होता है इसमें छात्रों को पता होना चाहिए कि हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे। साथ ही साथ साथियों यह भी कहा गया कि सीखने के लिए भी बच्चे जो हों वो क्या हों, अभिप्रेरित हों इसके अंतर्गत।
साथ ही साथ इन परीक्षणों के माध्यम से अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी शिक्षण प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन कर सकता है। ये साथियों परीक्षाएं केवल सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार की जाती हैं। ये जो साथियों परीक्षाएं होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तैयार की जाती हैं। परीक्षा में प्रश्न संक्षिप्त व अधिक संख्या में सम्मिलित किए जाते हैं। ये परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। इन परीक्षणों का निर्माण करते समय शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए साथियों कि प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें द्विअर्थी प्रश्न भी होते हैं साथियों और उन्हें भी रखना चाहिए। प्रश्नों की कठिनाई स्तर छात्रों के मानसिक स्तर व योग्यता को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। कहा गया कि इसमें साथियों जो प्रश्न होते हैं अपने पढ़ाए गए पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के अंतर्गत ही प्रश्न इसमें होने चाहिए। साथ ही साथ द्विअर्थी प्रश्नों को भी इसके अंतर्गत रखना चाहिए। जब हम परीक्षण करें तो उसमें द्विअर्थी प्रश्नों को भी उसमें शामिल करें। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाए कि छात्रों की उसमें कठिनाई योग्यता छात्रों की मानसिक स्तर और उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों की कठिनाई और सरलता का चयन किया जाना चाहिए। ठीक साथियों यह बताए गए। आगे साथियों अध्यापक निर्मित परीक्षण के दो प्रकार भी बताए गए। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार बताए गए। इसके दो प्रकार भी हैं। कौन कौन से प्रकार हैं साथियों? पहला प्रकार इसके अंतर्गत क्या बताया गया? पहला प्रकार बताया गया कि निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण। निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण। ठीक। और दूसरा प्रकार इसी के अंतर्गत बताया गया साथियों। दूसरा प्रकार क्या बताया गया? दूसरा प्रकार बताया गया कि अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के साथियों दो भेद बताए गए, दो प्रकार बताए गए। कौन कौन से? पहला बताया गया निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण और दूसरा बताया गया अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण। इसके साथियों दो प्रकार बताए गए। आगे हम अगर बात करें साथियों कि निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण की हम चर्चा करें। किसकी? निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण की अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले हम बात करें, इसके दो प्रकार बताए गए। पहले प्रकार की हम चर्चा करेंगे निबंधात्मक परीक्षण या आत्मनिष्ठ परीक्षण। तो इसकी अगर हम बात करें, साथियों तो कहा गया कि निबंधात्मक परीक्षाओं को आत्मनिष्ठ परीक्षण भी कहा जाता है। निबंधात्मक दो परीक्षण होते हैं इन्हीं को आत्मनिष्ठ परीक्षण भी कहा जाता है। निबंधात्मक दो परीक्षण होते हैं इन्हीं को आत्मनिष्ठ परीक्षण भी कहा जाता है। इसका प्रयोग साथियों अत्यंत प्राचीन काल में किया जाता रहा है। निबंधात्मक परीक्षणों से अभिप्राय होता है साथियों कि ऐसी परीक्षाओं से है जिनमें बालक से कोई भी प्रश्न लिखित या मौखिक रूप से पूछा जाए तो वह उसका उत्तर निबंधात्मक रूप में प्रस्तुत करे। इसमें साथियों यह दिया गया कि इसके अंतर्गत यह तात्पर्य होता है साथियों कि इसमें बालक से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछा जाए, चाहे वो लिखित रूप से चाहे मौखिक रूप से, तो जब छात्र उन प्रश्नों का उत्तर दे तो छात्र प्रश्नों का उत्तर देते समय निबंधात्मक भाषा का प्रयोग करे। कैसे? निबंधात्मक भाषा का या रूप का क्या करे? रूप में प्रस्तुत करें अपने प्रश्नों को। आज के वैज्ञानिक और औद्योगिक समय में इसकी उपयोगिता इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इसका प्रयोग एक शिक्षक तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी अफसर, सेना अधिकारी, बैंक अधिकारी, औद्योगिक प्रबंधक आदि सभी अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसका प्रयोग व्यापक रूप में करते हैं। जो निबंधात्मक उपलब्धि परीक्षण
उपलब्धि परीक्षण होता है साथियों। बताया गया कि इसका उपयोग बैंक मैनेजर हों, सेना के अधिकारी हों, साथ ही साथ औद्योगिक प्रबंधक हों, चाहे साथियों कोई सरकारी अन्य अफसर हों, ये सभी लोग अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए निबंधात्मक परीक्षण का ही उपयोग करते हैं। आगे साथियों, इन परीक्षाओं में परीक्षार्थी प्रश्न के उत्तर विस्तार से देता है। जो निबंधात्मक परीक्षण होता है, इसमें परीक्षार्थी जो होता है वह अपने बातों का, अपने प्रश्नों का उत्तर जो होता है वह किस में, विस्तृत रूप में देने का काम करता है। जब आप ही लोग किसी चीज़ पे निबंध लिखते हैं, किसी चीज़ पे लिखते हैं, तो उस पर जितना अधिक से अधिक चीज़ें, जितनी अधिक से अधिक और अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, उतनी चीज़ें आप उसमें डालने की कोशिश करते हैं अपने निबंध लिखते समय। ठीक, तो साथियों उसका उत्तर कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति हेतु पूर्णतया स्वतंत्र रहता है, जिसमें उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। जब आप साथियों निबंध लिखेंगे तो आपके निबंध में आपकी व्यक्तित्व की जो है, व्यक्तित्व के अंदर आपके व्यक्तित्व में क्या है, आपके विचार किस प्रकार से हैं, आप किस प्रकार से सोच सकते हैं, कैसे लेवल में आप उठते हैं बैठते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें प्रतिबिंबित की जाएंगी। किसी भी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व जानना है, विचार जानना है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि सिर्फ आप उस व्यक्ति की 2-4 लाइनें आप सिर्फ सुन लीजिए, तो उससे ये आपको पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार की चीज़ें सोचने की क्षमता रखता है, कैसे लोगों के बीच में उठता है, कैसे लोगों के बीच में बैठता है, कैसी बातें करता है, कैसा खान पान करता है, कैसा पहनावा ओढ़ावा होता है, कैसी वो बातचीत करता है। ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व में साथियों आ जाएंगी। तो जब निबंध व्यक्ति लिखता है तो निबंध लिखते समय उसके अंदर दिमाग में जितनी चीज़ें होंगी, जितना है वो सोच सकेगा, जैसा उसका व्यक्तित्व होगा, जैसे एटमॉस्फेयर में वो रहता होगा, ये सारी चीज़ें साथियों किस में, उसके निबंध लिखते समय उसमें सभी चीज़ें आ जाती होंगी, प्रतिबिंबित हो जाती हैं। लेकिन अगर बात करें साथियों, तो परीक्षाओं से बालक की उपलब्धि के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति, उसकी क्षमता, उसकी लेखन क्षमता, उसकी कुशलता, योग्यता, अभिवृत्ति तथा किस चीज़ में उसकी रुचि है, इन सभी चीज़ों का सही मूल्यांकन करना किससे, निबंधात्मक परीक्षण के माध्यम से ही संभव हो पाता है। आगे हम अगर बात करें साथियों, तो इन परीक्षाओं के माध्यम से यह भी जाना जा सकता है कि परीक्षार्थी अपने सुंदर हस्तलेख व भाषा शैली के आधार पर तथ्यों को किस कुशलता के साथ तार्किक, रचनात्मक व क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर सकता है। किसके, निबंधात्मक परीक्षण के माध्यम से। निबंधात्मक परीक्षण के माध्यम से ही परीक्षार्थी का अपन किस प्रकार से परीक्षार्थी लिख पाता है, परीक्षार्थी की भाषा शैली क्या है, साथ ही साथ परीक्षार्थी किन तथ्यों को पूरी कुशलता के साथ तार्किक शब्दों में उत्तर दे पाता है, किन शब्दों का प्रयोग कर पाता है, किन शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाता है, साथ ही साथ रचनात्मक व क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत कर पाता है या नहीं कर पाता है, यह भी पता सिर्फ कहाँ से, निबंधात्मक परीक्षण से ही हो पाता है। साथियों निबंधात्मक परीक्षण के कुछ महत्व भी बताए गए, निबंधात्मक परीक्षण के कुछ महत्व बताए गए, उसे हम लोग जानेंगे। परीक्षण के महत्व, निबंधात्मक परीक्षण के कुछ महत्व बताए गए, उसे हम जानेंगे। पहला महत्व बताया गया साथियों कि जब परीक्षार्थी की संख्या अधिक हो, जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो, परीक्षार्थियों की संख्या क्या हो, अधिक हो, परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो। आगे साथियों बताया गया, दूसरी बात क्या कही गई कि जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो, जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो, जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो। अगली विशेषता साथियों इसका महत्व बताया गया, जब परीक्षार्थी की लेखन शैली के विषय में जानना हो, जब परीक्षार्थी की लेखन शैली के विषय में, लेखन शैली के विषय में
जानना हो तब फिर निबंधात्मक परीक्षण का महत्व होता है। कुछ और महत्व मैं बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट महत्व। अगला महत्व बताया गया साथियों, जब परीक्षार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना हो, पांचवें नंबर पे साथियों बताया गया इसका महत्व, जब उसकी रुचि अभिवृत्तियों, जब परीक्षार्थी की रुचियों अभिवृत्तियों मूल्यों और व्यक्तित्व गुणों का मापन करना हो, छठवां साथियों महत्व बताया गया इसका कि जब यह ज्ञात करना हो कि विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की कितनी योग्यता है। जब यह पता लगाना हो कि विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन की विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की कितनी योग्यता है, क्या कहा गया साथियों, ये साथियों कुछ महत्व बताए गए कि निबंधात्मक परीक्षण का महत्व क्या होता है। जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो निबंधात्मक परीक्षण करना चाहिए। जब समस्या का तत्काल अध्ययन करना हो तब भी निबंधात्मक परीक्षण का महत्व होता है। जब परीक्षार्थी की लेखन शैली का पता लगाना हो कि विद्यार्थी किस प्रकार की शैली का उपयोग कर सकता है, इसका पता लगाना हो तब भी निबंधात्मक परीक्षण करना चाहिए। जब विद्यार्थी की व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन करना हो तब भी निबंधात्मक परीक्षण करना चाहिए। जब परीक्षार्थी की रुचि जानना हो, अभिवृत्ति जानना हो, मूल्यों का मूल्य जानना हो, साथ ही साथ व्यक्तित्व गुण बालक के क्या हैं, इन सभी का पता लगाना हो तब भी निबंधात्मक परीक्षण करना चाहिए। साथ ही साथ निबंधात्मक परीक्षण वहाँ भी महत्व होता है जब विद्यार्थी में उपयुक्त ज्ञान के चयन करने की कितनी योग्यता है, इसका भी पता आपको लगाना हो तब भी निबंधात्मक परीक्षण ही क्या होता है, तो निबंधात्मक परीक्षण का ही महत्व होता है। ठीक साथियों, तो ये साथियों हम लोगों की क्या है, ये हम लोगों की साथियों उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये हम लोगों ने अच्छे से जाना। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसे हम लोगों ने अच्छे से जाना। ठीक साथियों, तो क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से, और कल की क्लास में हम लोग इसे हो सकता है समाप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारी किसी भी प्रकार से यह कोशिश नहीं है साथियों कि आपका CTET का एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है तो मैं अपनी चीज़ों को खींचते हुए लेके चलूँ या टॉपिक को छोड़ते हुए, ये मैं बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं करूँगा, और सिलेबस भी आपका पूरा करूँगा, ये भी हमारी गारंटी है। मैं चीज़ों को घसीटूँगा नहीं, ना ही खींचूँगा स्पीड में, ना ही टॉपिक को छोड़ूँगा, और आपका सिलेबस भी पूरा करूँगा, ये सबकी जिम्मेदारी हमारी है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दिया करिए। क्लासों को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी किया करिए। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैठ है प्रत्येक जगह क्लासों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल पहुँच सके, और वो भी जिनको ऐसी क्लासों की सख्त से सख्त आवश्यकता है उन विद्यार्थियों तक यह क्लास पहुँचे और वो भी विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल के सदस्य बन सकें। ठीक साथियों,
दूसरी चीज़ साथियों, अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़े, वहाँ आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ आप अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स भी प्रिपेयर करिए। उससे आप लोगों को क्या होगा, रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, उससे आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।